इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो के अंदर अपनी उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे 100%। आपको सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो को धीरे धीरे देखना है तरीके से। जो मैं करवाऊंगा आपको उसको अच्छे से सुनना है और उसको नोट करना है। तो 100% आपको, जिसको इलेक्ट्रिसिटी से डर लगता है कि ये चैप्टर हमसे नहीं होगा, हम तो छोड़ेंगे इस चैप्टर को, वो बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए वर्दी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू स्काई लर्निंग। तो आपका स्काई लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करेंगे बच्चों वन शॉट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक यूनिट चार्ज है। चार्ज के बाद करंट, पोटेंशियल, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हम हमारे टॉपिक को। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली ना स्टडी ऑफ चार्जेस होता है। हमें चार्जेस को डिस्कस करना होता है, स्टडी करनी होती है इसके ऊपर। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है, जब चार्जेस चल रहे होते हैं तो उसका बिहेवियर अलग होता है। तो बच्चों इसका मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो वाटर है। वाटर अगर रुका हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी वाटर, आप उसको क्या बोलते हो? पोंड, तालाब बोलते हो ना। पानी रुका हुआ है, अगर आपने किसी गांव में तालाब देखा हो तो आप क्या कहते हो? ये तालाब है। क्यों? पानी रुका हुआ है। वहीं पे अगर पानी फ्लो कर रहा होता है तो आप क्या बोलते हो उसको? ये एक रिवर है या कोई हमारी वो कैनाल है। समझ में आ गया? तो हर एक चीज का ना एक मतलब तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। तो चार्जेस को ना हम तीन तरह से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां मैंने दो ही तरह से लिखा हुआ है, तीसरा जो होगा वो आगे डिटेल में 12th में आता है। ठीक है, अगर आप 12th में मेडिकल नॉन मेडिकल लेते हैं तो आप ये वहां पे देखोगे जरूर। तो चार्जेस क्या होता है? क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रुका हुआ चार्ज जो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके अंदर जो बिहेवियर होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कंघी सिर पे रगड़ी और कागज उसके पास ले गई, कागज जाके चिपक गया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स कौन सा होता है? जिसमें चार्जेस फ्लो करते हैं। जैसे वायर, एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमारा करंट की फॉर्म में माना जाता है, हम बोलते हैं करंट। अब कोई भी चीज जो फ्लो करती है उसको हम करंट बोलते हैं। अब आप कहोगे जैसे एयर फ्लो कर रही है तो क्या उसको भी एयर करंट कहेंगे? 100% उसको हम एयर करंट कहेंगे। पानी फ्लो कर रहा है तो उसको वाटर करंट कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। समझ में आ गया? अगली चीज फिर इसमें मैंने मेंशन किया कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद चार्जेस क्या होते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं दोनों को। ठीक है, कि डेफिनेशन वाइज क्या कहता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस रुके हुए होते हैं, जैसे स्टैटिक वर्ड यहां पे दिख रहा है आपको, ये वाला स्टैटिक वर्ड। तो स्टैटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज रुकी हुई है। ठीक है, तो उसको स्टडी करोगे तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर चार्जेस मूव कर रहा है, इट मींस अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, घटनी बढ़नी नहीं चाहिए, घटेगी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बोला जाएगा। तो एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं वेव्स। मतलब चार्जेस का एक्सेलरेट करना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पैदा होना। तो आप ऐसे कह सकते हो, अब आप इस फोन से पढ़ रहे हो मुझे, ठीक है, मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, तो इसमें जो वेव्स यूज होती हैं ये किस तरह से बनती हैं? वो इसी चार्ज के ऑसिलेशन से बनती हैं। समझ में आ गया? ऑसिलेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में चेंज होना, मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर मीन, फिर अनदर एक्सट्रीम। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, जैसे झूला झूलते हैं, ऐसे चार्जेस जो होता है अपनी मीन पोजीशन पे आगे पीछे होता है। इस चीज को बोलते हैं ऑसिलेट करना। आप इसको हायर क्लासेस में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, अभी हम 10th की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट आता है चार्ज क्या होता है। चार्ज बच्चों एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की जिसका काम किसी भी दूसरे चार्ज को या अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करना होता है
या किसी चार्ज को रिपेल या अट्रैक्ट करना होता है, तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो जो डेफिनेशन में लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इन विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, और इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसका सिंबल होता है Q और SI यूनिट होते हैं इसके कूलम्स। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को सिर पे रब किया, तो ये सामने मैंने एक दूसरा कोई ऑब्जेक्ट रखा, अनचार्ज्ड है, ये से चिपक जाएगा, जैसे पीस ऑफ पेपर वो चिपक जाते हैं। दूसरा मैं बात करूं, अगर इसी बॉडी को चार्ज करूं, फिर एक और बॉडी है उसको भी चार्ज करूं, दोनों सेम है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अट्रैक्शन रिपल्शन ये हमें चार्ज से मिलता है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जेस को किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला मेथड होता है कि बाय रबिंग वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड होता है, बट हम एक बॉडी के ऊपर चार्ज को ला सकते हैं। तो चार्जेस को लाने का तरीका क्या होता है? रबिंग से हम एक ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, उसको रगड़ के। जैसे हम दो पत्थर को रगड़ते हैं, चिंगारी पैदा होती है। ठीक है, पुराने ज़माने में खाना बनाते थे ना, आग जलाते थे, तो क्या करते थे वो लोग, ऐसा सुनते हैं हम, किताबों में पढ़ते हैं कि वो दो पत्थर रगड़ते थे तो क्या होता था? फ्रिक्शन की वजह से चार्ज या स्पार्क पैदा होता था। ये वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोम को सिर पे रगड़ा और कोम चार्ज हो गई और कागज चिपक गया। कंडक्शन, बच्चों ये वाले जो दो मेथड है ना, ये वाले मैंने वैसे ही लिख दिए हैं नॉलेज के लिए, ये आपके 10th में नहीं पूछे जाते। इसका मतलब समझ लो एक बार, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज के साथ कांटेक्ट में ले आओ, फिर उसको सेपरेट कर दो, तो ये वाली बॉडी जो अनचार्ज थी वो चार्ज हो जाएगी। डेफिनेशन में यही लिखा है कि फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन चार्ज्ड बॉडी एंड अनचार्ज्ड बॉडी, जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद आता है इसके अंदर इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लुएंस करना, मतलब बिना हाथ लगाए, बिना कुछ करे हम यहां पे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स आप लोग 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट और विदाउट एनी टच वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होता है? दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बच्चों? ये चार्ज आता है जब किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, अगर आप उसको नेगेटिव को किसी को दे देते हो तो नेगेटिविटी चली गई, तो नेगेटिविटी चली गई तो क्या बच गई? पॉजिटिविटी। ये वही चीज है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारा। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज गया है वो नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया? तो दिस चार्ज अराइज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है। अगली चीज क्या है हमारी? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज जो होता है आपने बचपन से पढ़ा हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी एक एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? हम चार्जेस को ऐड करा सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लो इस मार्कर के ऊपर एक चार्ज है 2 कूलम का, फिर एक और चार्ज रख दिया 3 कूलम का। जैसे ये मार्कर बना लिया मैंने बोला 2 कूलम एक है, 3 कूलम एक है, तो टोटल कितना हो गया? इसको जोड़ दो, कितना आ गया? 5 कूलम। समझ में आ गया? जो आपका इसके अंदर साइन होगा उसके हिसाब से आप इसको ऐड करा दोगे। अगर इसके ऊपर नेगेटिव भी होता, मान लो मैंने बोला 2 कूलम है, दूसरा मान लो -3 कूलम होता, तो नेट चार्ज कितना हो जाता? 2 - 3 माइनस का 1 कूलम। ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगली चीज, ये वही लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस। जैसे ये प्लस प्लस को रिपेल कर रहा है, माइनस माइनस को रिपेल कर रहा है, मतलब लाइक चार्जेस दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारी इसकी 3rd प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है? वही दोबारा जो गाना बोलते हो आप कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन
ट्रांसफर या वी कैन कन्वर्ट बोलते हैं उसके अंदर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहां पे एनर्जी को हटाओ, चार्ज को लगा दो। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफरेबल। मैंने पहले बोला था वर्ड ट्रांसफर, तो इट कैन ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कैसे हो सकता है? ये कॉम्ब है, सिर पे रगड़ी, चार्ज हो गई। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है तो इसके इलेक्ट्रॉन मेरे बालों में चले गए, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे बालों पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। इस पे कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारा टॉपिक है। क्वांटाइजेशन, ये न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है बच्चों, इस पे न्यूमेरिकल आ जाता होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन, Q की वैल्यू क्या होती है? Ne। तो किसी भी बॉडी के ऊपर, ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर कोई चार्ज है Q, ठीक है। तो Q की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E से निकालते हैं। यहां पे E क्या होता है? E होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसका नाम होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E का मतलब होता है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा चार्ज। समझ में आ गया? तो हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है जो सबसे स्मॉल होता है पार्टिकल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे भी छोटे होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते, वो भी होते हैं, उसको क्वार्क्स कहते हैं। क्वार्क्स, QUARKS, ठीक है, वो इससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल हम 12th में डिस्कस करेंगे, एक बार हम इसके ऊपर ध्यान दें। तो क्वांटाइजेशन क्या कहता है? सिंपल है, ये कहता है कि किसी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है, चार्ज को निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। कहता है जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो E से। E क्या होता है? उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो Q की वैल्यू बन गई Ne। यहां लिख देते हैं प्लस माइनस। प्लस का मतलब लूज किए, माइनस का मतलब गेन किए। समझ में आ गया ना? तो करने का तरीका क्या होता है, हम इसको एक बार सवाल से देखते हैं। क्या कहता है बच्चों हमारा एग्जाम्पल नंबर 1? ये कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ हुज टोटल चार्ज इज 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो जो निकालने हैं उसको लिख लेते हैं n। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितने पे? 1 कूलम पे। तो बच्चों जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है उनको क्या करना है? यूनिट को ध्यान देना है। ये यूनिट है हमारी 1, उसके बाद कूलम। मतलब मेरे को क्या दिया है? Q दिया है 1 कूलम। कूलम क्या होते हैं बच्चों? SI यूनिट ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकाल लेते हैं। अभी फॉर्मूला क्या बताया था? Q इज इक्वल्स टू N इंटू E। अब देखो Q के सामने 1 रख दो, N आपको निकालना है, E एज इट इज लिख देते हैं। अब सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, इसको उठा करके नीचे ले आओ, ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा हो गया। तो N की वैल्यू कितनी हो गई? 1 डिवाइड बाई E हो गई, ठीक है। अब यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में। तो सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों? देखो, तो 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये जो -19 है इसको उठा के छत पे ले चलते हैं। जो कॉमन प्रॉब्लम मैंने बच्चों की देखी है ना, वो क्या करते हैं? पूरे को उठा के ऊपर ले जाते हैं, पूरा नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि 1.6 की पावर माइनस में नहीं है, वो पॉजिटिव पावर में है, वो नीचे रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। 10⁻19 ऊपर चला गया, 1.6 नीचे आ गया। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, पॉइंट हटाएं, ऊपर 10 लिख दें। समझ में आ गया? पॉइंट से क्या होगा? आपको यहां पे ऊपर एक टर्म मिल गई। अब क्या करना है आपको? इस 10⁻19 से एक 0 ले लो, क्या फर्क पड़ता है? एक 0 यहां लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो यहां 19 है, तो हम क्या करते हैं? 10⁻18 कर देते हैं, गुना में 100 कर देते हैं, डिवाइड बाय 16 कर देते हैं। अब जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा देख लो, ये पॉइंट तो मैंने गायब कर दिया पहले ही। अब देखो यहां मैंने क्या किया, मैंने यहां पे 10⁻19 थी और 10⁻1 है। 19 प्लस 1 कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। 10⁻18 और 100 को लिखते हैं 10⁻2। अब इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 10⁻20 है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज में, तो आसान है, बिल्कुल मजेदार है। अब इसको सॉल्व कर सकते हो क्योंकि आप बचपन से ये चीजें करते आए हो। अगर आपका
इसमें न्यूमरेटर छोटा है तो आप परेशान हो जाते हो कि काटें कैसे, 0.00 हो गया। ठीक है, तो ऐसा सोचना ही नहीं है, इसको ऐसे कर दो 4 पे, फिर ये बना 25, 4 से काटोगे 6.25, तो आपका आंसर कितना आ गया 6.25 गुना 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्लियर है ना मजेदार चीज? ओके, अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल चार्ज कैरिड बाय 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन? ये उसका उल्टा सवाल दे दिया। देखो कूलम्ब नहीं लिखा हुआ इसके पीछे, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। तो क्यू लिख दो, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका। क्यू की वैल्यू क्या हो गई, निकालनी है। ठीक है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। दिया क्या है, एन, 5 गुना में 10 की पावर 18, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 गुना में 10 की पावर 18 गुना में ई की वैल्यू 1.6 गुना 10 की पावर -19, तो पॉइंट हटाया, 16 पंजे 80 गुना में 10 की पावर 18 और 19, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड, बिल्कुल आसान है। 18 में से 19 गया, कितना हो गया, माइनस का 1 बच गया। तो माइनस का 1 का मतलब क्या होता है, 80 डिवाइड बाई 10, ये मर गया, 8 कूलम्ब आपका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया ना? देख लो इसको फिर से, Q निकालना है, N दिया हुआ है। अब पता कैसे लगता है कि N दिया हुआ है, इसके आगे देखो कोई यूनिट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये क्या कहता है, और उसके बाद सवाल की लैंग्वेज भी देख सकते हो ना, व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, मतलब Q कितना है। ठीक है, अगला सवाल, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, देखो किसी भी चार्ज को अगर आप इंफिनिटी से उठा करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आते हो, तो जो आप काम करते हो उस काम को बोलते हैं हम पोटेंशियल। समझ में आ गया? फिर से समझो इसको, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज। अब देखो बच्चों, इस सारी कहानी को थोड़ा सिंपल करते हैं। पहली बात तो ये, आप चार्ज को लेके आ रहे हो। अब दूसरी बात क्या है, आप जो काम करोगे वो किसी के अगेंस्ट करोगे। मतलब क्या है, समझो, ये मान लो Q एक कोई बड़ा चार्ज है, इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज। अब सोच के देखो, आप किसी छोटू चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आओगे तो आप काम करोगे, आप काम किसके अगेंस्ट करोगे, कोई सामने पड़ा होना चाहिए ना, आप उसके अगेंस्ट काम करोगे। जब अगर सामने कोई है ही नहीं तो आप काम कर ही क्यों रहे हो। समझ में आई मेरी बात? फिर से समझो इसको, चार्ज को आप क्या कर रहे हो, उठा के लेके आ रहे हो, कहां से, इन्फिनिटी से, इस पॉइंट तक लाना चाहते हो, ले आते हैं जी। अब आप यहां क्या करोगे, जोर लगाओगे, आप फोर्स लगा रहे हो। वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स लगाना। आप धक्का मार रहे हो चार्ज को, भाई तू चल आगे। अब अगर आप धक्का हटाओगे, आप चार्ज को आगे लेके आए, जैसे आप हाथ हटाओगे वो वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, समझने की बात है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा बेसिक समझना जरूरी है इसका। रटने वाली चीज रटी तो पड़ी हुई है आपको कि अमाउंट ऑफ चार्ज टू ब्रिंग अ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये आपने सॉन्ग जो है याद करा हुआ बड़ा अच्छे से। अब इस सॉन्ग को थोड़ा सा समझते हैं, हम ऐसा करते क्यों है। ठीक है, चार्ज Q को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, इसके अगेंस्ट इसमें से कुछ निकल रहा है जो इसको रिपेल कर रहा है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, चुंबक में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। ठीक है, तो ये इसको रिपेल कर रहा है। आप जोर लगा रहे हो, भाई तू आ आगे, ठीक है, आप जोर लगाओगे तो उसको आना पड़ेगा, वो आ रहा है। तो इसको आप लिखते हो ऐसे, वर्क डन बाय Q। वर्क डन, चार्ज को लाने में जो किया, किसके अगेंस्ट किया, सामने पड़ा है कौन, ये बड़ा Q। तो इसका पोटेंशियल मतलब इसका फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल। समझ में आ गया? आप बोल देते हो कि 220 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, जो भी आप कोई नंबर बोलते हो, वो जो वोल्टेज होती है वो कैसे निकालते हैं, कोई तो तरीका होगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब अलग चीज होती है। डिफरेंस का मतलब तो क्या होता है भाई, एक 10 वोल्ट है, एक 5 वोल्ट है, 10 में से 5 गया, 5 बचा,
अब समझने की बात यह है, ये जो 10 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट कैसे डिसाइड किया आपने, ये वही टॉपिक है। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये वो पोटेंशियल बताता है उस पॉइंट पे कि वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर हो गया ना? ओके। दूसरा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, आप इसको ध्यान रखना। ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब उसके बाद एक ये सिंपल सवाल पूछ लेते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट क्या होता है। अब देखो बच्चों, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, डिफाइन 1 वोल्ट, ठीक है, डिफाइन 1 वोट आगे आएगा, जैसे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं आप। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, ये फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे, फॉर्मूला W/Q = 1 V। मुझे क्या करना है, 1 वोल्ट बनाना है। W 1 जूल कर दो, चार्ज 1 कूलम कर दो, इसको बोलते हैं 1 वोल्ट। मतलब इसको डिवाइड करूंगा तो V मिलेगा। इसके यूनिट जूल है, नीचे वाले के कूलम होते हैं, मतलब जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये तो मैंने आपको समझा दिया 1 वोल्ट बनता कैसे है। अब इसको जरा उसमें देखो, जो हमारा इसमें डेफिनेशन है, 1 जूल काम किया, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, then the electric potential at that point is 1 volt। समझ में आ गया? जो अभी बताया था, 1 जूल का काम किया, ठीक है, क्या करने में, 1 कूलम के चार्ज को लेके आने में, कहां से, इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपका उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना माना जाएगा, 1 वोल्ट। क्लियर है? फॉर्मूला जो मैंने बनाया अभी आगे अगली स्लाइड पे, ये वाला आप ऐसे करके भी डिफाइन कर सकते हो, मैथमेटिकली लिख दोगे, नीचे लाइन लिख देना, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज, ठीक है, ऑफ 1 कूलम एक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, अगला जी पोटेंशियल डिफरेंस, बस वही है, इंफिनिटी से एक पॉइंट पे ले आए, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, मतलब ये अननोन था, ये क्या था, अननोन था, ये पिछला टॉपिक है, अननोन। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों पॉइंट नोन है। ठीक है, दोनों पॉइंट नोन है, तो नोन पॉइंट से नोन पॉइंट पे आना, तो क्या कहता है ये, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ए से बी पे चार्ज को ले आओ, तो उसको क्या बोलोगे, वर्क डन ए से बी पे लाए चार्ज को, तो पोटेंशियल क्या होगा, VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ गया? क्लियर है आपको बात? ओके, अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं, आंसर है वोल्ट मीटर से। ऐसा यूनिट इसके वोल्ट होते हैं, वही दोबारा जो मैंने अभी यहां लिखा हुआ है, यहां मैंने समझाया हुआ है कि 1 जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके, इसको हमेशा, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां पे एक बल्ब बना दिया, इस नीचे एक ये सेल लगा दिया, एक ये की लगा दी, मुझे जानना है कि इस बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैंने इसको पैरेलल में जोड़ दिया। अब सवाल यह है पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, तो इसका जवाब यह है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। लिख लो इस चीज को, इन पैरेलल सर्किट्स द पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। सिंपल एग्जांपल, हमारे घर, अब जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कितने वोल्ट आती है, 220, आपके घर में 220, जितने भी घर हैं हमारे सारे के सारे 220 वोल्ट के अंदर कनेक्टेड होते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, अगली चीज नेक्स्ट है, इसके अंदर हमारे पास वाई इट इज नेसेसरी, मतलब जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जरूरी क्यों है। इट इज रिक्वायर्ड टू पुश इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर, सेल और बैटरी, these are the devices which maintains the potential difference। I mean to say, जो सेल या बैटरी होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखते हैं। समझ में आ गया? तो उनको चलते रहने के लिए, जैसे एक घड़ी है, एक घड़ी के अंदर आपने सेल डाल दिया, उस सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को चलाए रखना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन चलते रहेंगे एनर्जी चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन अपने कंधे पे एनर्जी उठाता है और चल पड़ता है, जा करके घड़ी को देगा, ठीक है, या टीवी के रिमोट को देगा, एलईडी के रिमोट को देगा, जिससे कि वो चीज
काम करेगी। समझ में आ गया? ओके। हाउ मच चार्ज फ्लोज इफ 50 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द 10 वोल्ट। अब न्यूमेरिकल आ गया हमारा उसके ऊपर। तो हाउ मच चार्ज फ्लोज, तो बच्चों फॉर्मूला तो हमें रट ही गया होगा, W बाई क्यू इज इक्वल टू V एक फॉर्मूला है, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज इफ 50 जूल ऑफ वर्क इज डन। पहले इसके यूनिट देखो, यूनिट है जूल, क्या दिया हुआ है W, 50 जूल। वर्क इज डन, W की वैल्यू निकालो, 10 वोल्ट, V की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, वर्क इज डन। अच्छा सॉरी, ये तो गलत लिख दिया मैंने, ये मिटो देते हैं। V की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 10 वोल्ट, ठीक है। हाउ मच चार्ज फ्लोज, W 50, वोल्ट 10, तो W बाई क्यू की वैल्यू क्या होती है, V होती है। तो सिंपल है, W की जगह लिख दो 50, 50, चार्ज की जगह लिख दो Q, और वोल्ट की जगह लिख दो 10। Q को ऊपर ले जाओ, 10 को नीचे ले आओ, 50 बाई 10 Q 5 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा अगर 50 जूल का काम करते हैं 10 वोल्ट के अगेंस्ट, ठीक है। बहुत आसान न्यूमेरिकल। अगला सवाल, एक बल्ब है 220 वोल्ट पे काम कर रहा है, चार्ज है 1.5 कूलम, हाउ मच वर्क इज डन। बिल्कुल आसान सवाल। V की वैल्यू 220 वोल्ट, Q की वैल्यू, यूनिट देखो बस, यूनिट काम होता जाएगा आपका, 1.5 कूलम। निकालना क्या है, W बाई क्यू की वैल्यू क्या होती है, V के इक्वल होती है। तो बच्चों W निकालना है, Q को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 220 गुना में 1.5, ठीक है। तो बच्चों इसको हम ना एनर्जी से भी पूछ सकते थे, सवाल को थोड़ा घुमाए ना अगर, तो यहां लिखा आएगा हाउ मच एनर्जी, ठीक है, इज रिक्वायर्ड। तो W आपका क्या बताता है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बात को आप ध्यान रखना, 15/10 कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 गुना में 22 जूल, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? क्लियर आप सभी को? बिल्कुल बेसिक सवाल है, आसान सवाल है। अगला नेक्स्ट क्या कहता है हमारे को, सर्किट। देखो बच्चों, सर्किट क्या होता है, सर्किट वो होता है जिसमें हमारे डिवाइसेस जो होते हैं, हमारा मोबाइल फोन जैसे कनेक्ट है, उसके इंटरनल सर्किट्स अगर देखें जिसमें बैटरी, डिस्प्ले, ठीक है, काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हम सर्किट बोलते हैं। जैसे घरों में पंखा कनेक्ट है वायर के साथ, वायर, फिर वो वायर्स कनेक्ट हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर और की के साथ, मतलब स्विच के साथ, ये सारी चीज़ें इनको हम सर्किट बोलते हैं। तो सर्किट होता क्या है, एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होता है इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करता है। अब इसकी कैटेगरी बना दी गई है कि कितने टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है हमारा बेस्ड ऑन करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो के ऊपर इसका मतलब कितने टाइप्स रहते हैं। फिर आता है इसके अंदर बेस्ड ऑन द कंपोनेंट, ठीक है। फिर आता है इसका बेस्ड ऑन द फॉल्ट कंडीशन। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डिटेल में कराया है, बहुत आसान है, हमें करना तो वही है जो हमारा सिलेबस में है, बट एक बार मैंने थोड़ा सा बता दिया कि बेस्ड ऑन फॉल्ट कंडीशन क्या होता है। ध्यान से सुनना एक बार, मजेदार चीज है। बेस्ड ऑन करंट फ्लो, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, आपने इसको कनेक्ट कर दिया, ये बल्ब है। अब ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये हमारा स्टेट को शो करता है, इसको बोलते हैं स्टेट सर्किट। स्टेट को, स्टेट कैसी है इसकी स्टेट आप बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऑफ है, बल्ब बंद है, तो मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट की वैल्यू 0 है। करंट की वैल्यू 0 है तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट का मतलब होता है करंट चल रहा है, मतलब मैंने की को ऑन कर दिया, इसमें से करंट चला, बल्ब ग्लो कर गया, इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट। मतलब ओपन सर्किट कौन सा होता है, जिसमें करंट नहीं चलता। क्लोज सर्किट कौन सा होता है, जिसमें करंट चलता है। इसको बोलते हैं स्टेट वाइज सर्किट हमारा कौन सा होता है, ओपन और क्लोज्ड। सेकंड कौन सा होता है,
बेस्ड ऑन द कंपोनेंट कनेक्शन। जैसे रेजिस्टेंस आपने पढ़े होंगे क्लास में जनरली, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, सुना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बताओ, पैरेलल के अंदर बताओ, ये वही चीज होती है। तो इसको हम बोलते हैं कनेक्शन बेस्ड। समझ में आ गया। फिर होता है फॉल्ट कंडीशन, इसमें आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हमारा जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को, मतलब ये हमारा एक डेफिनेशन आएगा जब हम जाएंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, तो मैग्नेटिज्म में शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे। मैं जनरल अभी बता देता हूं क्या होता है। देखो, दो तरह की तार होती है हमारे घरों में, जैसे हम प्लग लगाते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये डाल दिया प्लग अंदर, तो ये दो पिन होती है हमारी, एक होती है लाल रंग की और एक होती है हमारी काले रंग की। अगर ये दोनों आप इसको जनरली ऐसे मिला दो तो यहां पे स्पार्क पैदा होगा बहुत ज्यादा, बिना किसी डिवाइस के। जैसे आप क्या करते हो, चार्जर लगाते हो, तो चार्जर के अंदर जो अरेंजमेंट है, ठीक है, वो जाकर के आप फिर फोन में लगा देते हो, आपका फोन चार्ज हो जाता है। अब जैसे मैं चार्जर को हटाता हूं, आयरन लेता हूं, कपड़े वाली प्रेस होती है हमारी, जो कपड़े प्रेस करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, आप प्लग इन करते हो, करंट आया, प्रेस में से घूम के वापस चला गया। जो प्रेस में फिलामेंट होता है वो गर्म कर देता है प्रेस को, ठीक है। अगर वो फिलामेंट ना हो, आप दोनों तारों को डायरेक्ट भिड़ा दो बिना फिलामेंट के, मतलब अप्लायंस नहीं है, तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, करंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। वहां पे क्या होगा, बूम, स्पार्क पैदा होगा, उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। तो ओपन सर्किट में बता चुका हूं, क्लोज सर्किट में बता चुका हूं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, जिसमें बल्ब नहीं जल रहा, ठीक है, और इसमें बल्ब जल रहा है। अगला, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, चार्जेस का फ्लो करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट। तो किसी भी चीज का फ्लो करना करंट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला है Q/T। Q को चार्ज बोलते हैं, T को टाइम बोलते हैं, यूनिट इसके एम्पियर होते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम मानते हैं करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, कन्वेंशनल वे है, पुराने जमाने के रूल हैं, चलते आ रहे हैं, ठीक है। और जनरली जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ना, वो माइनस से प्लस होती है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारा कन्वेंशनल करंट ए से बी जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बी से ए होगी। ऑलवेज रिमेंबर, इस चीज को नोट बना के लिख लो, ठीक है। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है, ए से बी कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, तो हमारे पास जो बी से ए है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है माइनस से प्लस। ऑलवेज रिमेंबर, ये कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अगली चीज, नेक्स्ट क्या है हमारा इसके अंदर, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। फिर वही दोबारा कि डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे करते हैं, देखो फॉर्मूला लिखो, I इज इक्वल टू Q/T, सामने लिखा हुआ है Q/T। Q की वैल्यू 1 कूलम्ब डाल दी, करंट की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दी, बन गया 1 एम्पियर। अब इसको लिखेंगे कैसे, 1 एम्पियर वो करंट होता है जब 1 कूलम्ब का चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर। समझ में आ गया, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब चार्ज चलता है तो हो गया 1 एम्पियर। 1 सेकेंड में अगर 20 कूलम्ब चार्ज चलता है उसको क्या बोलते हैं, 20 एम्पियर। अब समझने का तरीका क्या है इसको, देखो जैसे एसी होता है, एसी ना ज्यादा करंट लेता है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा डिवाइस है। जो बड़ा डिवाइस होता है वो करंट ज्यादा लेता है तो उसका बिल भी ज्यादा आता है। तो इसके लिए मैं तुम्हें जनरल एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक बार क्या हुआ था, जब मैं एसी ऑन करता था ना तो बार बार क्या होता था, उसकी एमसीबी ना नीचे गिर जाती थी, ठीक है। अब एमसीबी नीचे गिर रही है बार बार, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं कहा यार क्या चक्कर है, बार बार नीचे क्यों जा रही है। तो उसके ऊपर मैंने पढ़ा नहीं था कि उसके ऊपर लिखा हुआ है 16 एम्पियर, 16 एम्पियर लिखा हुआ था। अब एसी को स्मूथली चलाने के लिए ना 32 एम्पियर की एमसीबी चाहिए होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 16 कूलम्ब का चार्ज अगर 1 सेकंड में जा रहा है तो एसी के लिए इनफ नहीं था। वहीं पे मैंने 32 एम्पियर की एमसीबी रिप्लेस कराई तो 32 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड में जा रहा था। अब एसी बढ़िया चल रहा था, कोई एमसीबी गिरना नहीं था, स्मूथ ठंडी हवा खाओ। तो यहां पे मतलब 1 सेकंड में अगर 32 एम्पियर जा रहा है तो स्मूथली काम कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलेंगे 32 एम्पियर। क्लियर हो गया। अब इसको याद रखना कि एम्पियर कैसे निकालते हैं। ओके, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका,
एमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये जैसे मैंने यहां पे एक बल्ब लगा दिया, इस बल्ब के साथ मैंने एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, प्लस को जोड़ा प्लस के साथ, माइनस को जोड़ा माइनस के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे ए लिखो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ना, माइनस को माइनस के साथ जोड़ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ना। क्यों सीरीज में जोड़ते हैं? क्योंकि सीरीज के अंदर जो हमारा करंट होता है वो सेम रहता है। समझ में आ गया? सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, क्लियर है? अरे वायर अड़ गई थी बच्चों पैरों में, फोन गिर जाता इससे, नहीं तो अभी। एनीवे, चलें आगे। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब आ गया सवाल, न्यूमेरिकल करेंगे अब इसके ऊपर। न्यूमेरिकल क्या कहता है बच्चों? पढ़ो स्टेटमेंट को। इलेक्ट्रिक सोर्स कैन सप्लाई ए चार्ज ऑफ 500 कूलम। तो बच्चों जो दिया जा रहा है चुपचाप उसको लिखते चलते हैं। 2024 का सवाल है ये। इलेक्ट्रिक सोर्स ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 500 कूलम इफ द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय द डिवाइस इज 25 मिली एम्पियर। बच्चे बड़ी गलती करते हैं यहां पे, मैं एक बार वैल्यू लिख दूं, I इज इक्वल्स टू 25 MA। मिली को चेंज जरूर करना है। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? मिली एम्पियर का मतलब होता है 1 मिली एम्पियर में 10⁻³ एम्पियर होते हैं। बच्चों इसको ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे mm मिलीमीटर होता है, ऐसे मिली एम्पियर भी होता है। तो आपको इसको ऐसा जरूर कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर हो गया। क्या चाहता है हमसे? फाइंड द टाइम t। तो बच्चों I की वैल्यू क्या होती है? Q/T होती है। t की वैल्यू क्या हो गई? Q/I हो गई। पहले तो आप इसको ऐसी स्टेट में लिख लो फॉर्मूले को। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल नहीं आते, परेशान होते हैं, वो ध्यान से इस वीडियो को समझें। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, Q की वैल्यू कितनी है? 500 लिख दो, डिवाइड बाय I की वैल्यू कितनी है? ये मैंने जो कन्वर्ट की हुई है वही लेनी है। अब ये क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको बोलते हैं SI सिस्टम, स्टैंडर्ड मेंटेन करना। ठीक है, ओके। 25 इंटू 10⁻³ अब देखो बच्चों, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं? 25 को साथ ले जाते हैं, मैंने पीछे भी बताया है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, 25 को नीचे ही रहने दो, उसको वहां अच्छा लग रहा है। 10⁻³ डिवाइड बाई कितना हो गया? 25 से काटो, 25 दूनी 50, 20, तो 20 गुना में 10⁻³ तो कितना हो गया बच्चों? ये 20,000 हो गया। ठीक है, सेकंड। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो याद रखेंगे इस चीज को। I इज इक्वल्स टू Q/T, T निकालना है, T ऊपर ले गए। ठीक है, I नीचे ले आया, 500 डिवाइड बाई 25 गुना 10⁻³ 10⁻³ ऊपर, उसको काटो, जो भी आपका आएगा आंसर आ गया। चलो अगला सवाल। एक फिलामेंट है, इलेक्ट्रिक लैंप ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.5 मिली एम्पियर। नो सॉरी, मिली नहीं, अब कौन है? ओनली I, जो कि सिर्फ और सिर्फ एम्पेयर में दिया हुआ है। विच लाइट्स फॉर 2 आवर्स, टाइम दिया हुआ बच्चों 2 घंटे। क्या चाहता है? चार्ज बताओ Q। ये सवाल तो आप खुद ही कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, सारा कुछ तो मैंने दे ही दिया। अब इसमें जो बच्चे गलती करेंगे वो गलती मैं अभी बता देता हूं क्या है, वो आप सोच भी रहे होगे। आप क्या करोगे? I की वैल्यू जो है वो 0.5 लिख दोगे, और पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं। I की वैल्यू क्या होती है? Q/T होती है। क्या निकालना है आपको? चार्ज निकालना है। Q की वैल्यू I इंटू T हो गई। तो जो बच्चे यहां गलती करेंगे वो देखो, 0.5 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आप इसको लिख दोगे, आंसर आ गया। यहीं आपके नंबर कटते हैं। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे टाइम नहीं देखा। टाइम किस में था? घंटों के अंदर। आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको? सेकंड्स के अंदर। बस यही गलती होती है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बताओ? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इसको 3600 से या 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको अब गुणा कर लेना, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना, ये मैंने करा दिया, नहीं तो आप पक्का इसको गलत करते। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है टाइम को किस में कन्वर्ट करें, कैसे करें, इसको ध्यान रखना। अगली चीज, ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? बड़ा सिंपल है। एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी लगा दी, लो लगा दीजिए ये बैटरी। इसमें से जब करंट चलेगा, जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इस बात को याद रखना, प्रोवाइडेड टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर को बदलोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अफेक्ट होती है, वो बदल जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। अगली चीज, अब देखो बच्चों, जब हम इसको, इस ऊपर वाली स्टेटमेंट को ऐसे लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको पता ही है। ठीक है, तो जब आप इसको खोलते हो ना तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम इस टॉपिक में आर आ गया, रेजिस्टेंस आर। आर की वैल्यू क्या आ गई? V डिवाइड बाई आई आ गई। ठीक है, अब आर का नाम क्या है? आर का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बड़ी सिंपल चीज है। देखो, अब हम लोग चलते हैं, जूते घसते हैं, चप्पल घसती है, इसमें क्या होता है? एक फ्रिक्शन नाम की चीज होती है जो क्या करती है? जो हमारे को चलने से रोकती है, अपोज करती है हमारे मोशन का। सेम जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के चलने से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वहां पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे मान लो अगर मैं एक इसमें ये कंडक्टर बनाया, इस कंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भरे पड़े हैं, ये भरे पड़े हैं, तो ये जब चलते हैं ना एक दूसरे को कोलाइड करते हुए चलते हैं, कोलिजन करते हुए। तो कोलिजन से ना क्या होता है? इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। तो आपने देखो पढ़ा था ना लो, वो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप जो डिवाइस चलाते हो, पंखा चलाया, कूलर चलाया, टीवी चलाया, कुछ भी चलाया, तो इनमें क्या होता है? एक रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है जो करंट को पूरी तरह से फ्लो नहीं करने देती। मतलब कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनर्जी का लॉस होता है, तो वो लॉस रेजिस्टेंस की फॉर्म में होता है। समझ में आ गया? हीट की फॉर्म में। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा हीट पैदा करता है। अब ऐसा यूनिट जो होते हैं इसके ओम होते हैं। अब ये वाला सिंबल आप सभी ने देखा होगा, जो स्पीड ब्रेकर नहीं होते, स्पीड ब्रेकर, तो स्पीड ब्रेकर के ऊपर आपने देखा होगा, स्पीड ब्रेकर में से सिंबल लगा होता है ऐसे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस लिखा होता है। आपके मोशन का हमने अपोज किया, उसके लिए हमें खेद है। सेम यहां पे सिंबल वही है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके करंट का हमने क्या किया? अपोज किया, इसके लिए हमें खेद है। ठीक है, ऐसा नहीं कहता ये। ठीक है, कुछ नहीं कहता ऐसा। रीजन क्या होता है? रीजन होता है कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स और आयंस प्रेजेंट इन दैट कंडक्टर। देखो इलेक्ट्रॉन की भीड़ है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन मतलब सामने देखो ना पूरी भीड़ भारी लगी हुई है, ये इससे टकराया, फिर ये वाला उससे टकराया, वो उससे टकराया, टकराते टकराते क्या करता है? हीट पैदा करता है। कैसे करता है? काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्लियर है? इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। अगली चीज ग्राफ। अब देखो V और I का ग्राफ जो बनता है ना वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्यों? रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है। जो O से A जो हमारी लाइन है इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप जो होता है ये हमें क्या बताता है? रेजिस्टेंस को बताता है। अगली चीज जो ये स्लोप होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, आप लोगों ने अब इसमें मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया होगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं यहां परपेंडिकुलर देखूं इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो कौन है? ये वाली लाइन ये वाली होगी, ये V होगी, ये I होगी। तो अगर आपको मैं बोलूं tan थीटा निकालो तो आप बोलोगे V बाई आई कर दो। अब V बाई आई क्या होता है? 2 मिनट पहले सिखाया है। V की वैल्यू IR होती है, V बाई आई की वैल्यू क्या होती है? R के इक्वल होती है। तो आप इसको R लिख दोगे। तो यहां से आपने क्या सीखा? आपने सीखा tan थीटा की वैल्यू रेजिस्टेंस दे रही है। मतलब एंगल जितना बड़ा करते जाओगे
उतना आपको रेजिस्टेंस मिलता जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अगर मैं एक यहाँ बना दूँ, मान लो ये मैंने बोला θ1 है, ये वाला मैंने बोला θ2 है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A। मैंने आपको ये सवाल करा दिया, ठीक है, बातों बातों में सवाल खत्म हो गया हमारा, याद रखना इस चीज को। अब एग्जांपल्स जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन वायर हैं, ये सारी की सारी जो होती हैं हमारी, इसके एग्जांपल्स हैं। ये रेजिस्टेंस इन सब के अंदर मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्स्टेंटन क्या चीज होती है? ये वो मटेरियल होता है जिससे कि ना, जैसे आप बोलते हो ना कि रेजिस्टर दिखने में कैसा होता है, जनरली आपने देखा होगा लैब वगैरह फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स की लैब में देखा होगा, इस तरह से होता है, पतली पतली ऐसे तारें सी निकली होती हैं, इस पर रंग होते हैं अलग अलग से, इस तरह से एक डिवाइस मिलेगा आपको, किलो के भाव मिलते हैं, बड़े सस्ते होते हैं। अब जो कॉन्स्टेंटन होता है ना, या मैंगनीन, उनसे ना ये बनाए जाते हैं, ये रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना इस चीज को। 12th में आती है ये चीजें, वैसे मैंने लिख दी नॉलेज के लिए। क्यों बनाए जाते हैं इससे? क्योंकि ये ओहमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और दूसरा क्या होता है, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और जब टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो इनका रेजिस्टेंस अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। मान लो तुमने कंप्यूटर बनाया, कोई कंप्यूटर के अंदर रेजिस्टेंस लगा दिया। अब रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को धीरे करना, ताकि वो आपके कंप्यूटर के जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट हैं उसको तोड़ ना सके, खराब ना कर सके, तोड़ना नहीं, खराब ना कर सके। करंट बड़ी तेजी से आ रहा है, उसके सामने ब्रेकर दे दिया, ठीक है। तो ब्रेकर अगर मान लो टेम्परेचर के बढ़ने से ब्रेकर आपका खत्म हो गया, तो आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। सोच के देखो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसे डिवाइस यूज करते हैं, ऐसा मटेरियल यूज करते हैं, डिवाइस नहीं मटेरियल यूज करते हैं, जिससे कि टेम्परेचर की वैल्यू बदलने से उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ना बदले, उसका ब्रेकर कांस्टेंट रहे, वो रोके करंट को, भाई तू धीरे हो जा। समझ में आ गया? ओके। अगला नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्टेट ओम्स लॉ, ठीक है, रिप्रेजेंट्स मैथमेटिकली। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021-22 के अंदर। डिफाइन 1 ओम क्या चीज होती है, ठीक है। स्टेट ओम्स लॉ कर दोगे, स्टेट अभी पीछे बताया मैंने आपको। दूसरा मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दोगे आप, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट आप खुद करोगे, खुद करो, प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड पार्ट डिफाइन 1 ओम। 1 ओम क्या होता है? तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? V/I होती है। तो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? 1 वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो 1 वोल्ट किसी डिवाइस पे आपने लगाया और 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है आपका, वो आपका 1 ओम माना जाएगा। समझ में आ गया? याद रखना इस चीज को, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक बल्ब लगा दिया, इस बल्ब पे 1 वोल्ट मैंने बैटरी लगा दी, इसमें से 1 एम्पियर का करंट चला, ये बल्ब मान लो ग्लो कर गया, ठीक है। अब जो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है ना, वो 1 ओम का पैदा होगा, इसको क्या बोलते हैं? 1 ओम। अगला सवाल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर थ्रू विच, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हाट इज, चलो जी व्हाट इज के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। थ्रू विच ए करंट ऑफ I की वैल्यू 0.5 एम्पियर फ्लोज व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू 2 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। तो बच्चों बड़ा आसान है, देखो तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो V की वैल्यू क्या होती है? IR होती है। देखो V की जगह लिखो 2, करंट की जगह लिखो 0.5, R की जगह लिखो R की वैल्यू क्या हो गई? अब ये वाली चीज नीचे आ गई, 2 डिवाइड बाय 0.5, तो बच्चों पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, नीचे जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा पॉइंट। कितना बन गया? 4 ओम। 5 से काटा 4 पे 4 ओम आपका आंसर आ गया। क्लियर है ना? बिल्कुल आसान सवाल है, देखो 2021-22 के अंदर आया हुआ CBSE के अंदर। चलो जी अगला सवाल। अगला क्या है जी हमारा? फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसको किस चीज से, मतलब किस चीज से फर्क पड़ता है। तो देखो बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। लेंथ बड़ी, रेजिस्टेंस बड़ा। दूसरा, रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। देखो अगर वायर पतली है तो इलेक्ट्रॉन को चलने में दिक्कत होगी, वायर चौड़ी है तो इलेक्ट्रॉन कूदता हुआ जाएगा, भागता हुआ जाएगा। जैसे आप सुनते हो जो AC होते हैं, AC के तार मोटे होते हैं, ठीक है। तो
एसी के वायर मोटे होते हैं, 4 mm 2.5 mm इस तरह से लगाया जाता है। क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि इनको ज़्यादा करंट चाहिए। ज़्यादा करंट के लिए आप मोटा तार लगाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे वायर गर्म कम होगा, शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस और कम हो जाएंगे, आग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? इसीलिए वायर मोटे यूज करते हैं। अच्छा, तो इसको हमने लिख दिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है, मैथमेटिकली इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब एक बार इसको भी सुन लो, रेजिस्टेंस जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। भाई अलग अलग मटेरियल है, सोना चांदी, ठीक है, और तांबा या कॉपर जिसको बोलते हो, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अगली चीज, अब जैसे ये कॉपर का लो रेजिस्टेंस है, मैंने अभी बोला, नाइक्रोम है उसका रेजिस्टेंस हाई है। क्यों? नाइक्रोमिक एलॉय होता है। कहाँ यूज होता है नाइक्रोम? कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है हमारे हीटर में, गीजर में, जो गर्म करने वाली चीज होती है, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो होता है, देखो गर्मियां हैं, ठीक है, गर्मियों में क्या होता है, अब तो सर्दी है, बहुत ठंड है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, वायर गर्म हुआ, वायर गर्म हुआ तो जो वायर की कैपेसिटी है वो वीक हो जाती है, वो कम हो जाती है उसकी करंट को ले जाने की, तो क्या हो जाता है, तो हो जाता है शॉर्ट सर्किट, जिससे क्या होता है, हमारी लाइट कट जाती है। समझ में आ गया ना? होता है तो कहते हैं ना गर्मियों में कट ज्यादा लगते हैं, वो यही रीजन होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। अब ये चीज ना सेमीकंडक्टर में नहीं होती। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जैसे मोबाइल फोन, ठीक है, ये जिस पे तुम देख रहे हो, ये स्मार्ट बोर्ड, ये सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। इनके अंदर क्या खास बात होती है, इनके अंदर ना टेम्परेचर के बढ़ने से ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देते हैं। इनका काम ही ऐसा होता है, इसका ना इंटरनल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। इनके अंदर ना मटेरियल यूज होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं ना, ये काम ही क्या होता है इनका, जो इनके अंदर जो एक ना कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, आगे 12th में आएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, वो टूटते रहते हैं। उनको टूटने के लिए टेम्परेचर चाहिए, जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे बट एक सर्टेन अमाउंट तक, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो ये खराब भी हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलो ओके, अब मैथमेटिकली इनको कंबाइन करा, तो जब आप इसको कंबाइन करते हो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का नाम होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू मतलब रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की, जिसका काम होता है मटेरियल की पहचान करना। कि मान लो मेरे को गीजर चलाना है, तो मैं कौन सा मटेरियल यूज करूं, कॉपर यूज करूं कि नाइक्रोम यूज करूं। अब मेरे को नॉलेज है, मेरे को पता है, मैंने पढ़ लिया कि नाइक्रोम यूज कर लो, उसके अंदर ना रेजिस्टेंस हाई होता है। हाई रेजिस्टेंस से क्या फायदा होता है, हीट पैदा होगी, और अगर आपको करंट चाहिए तो कॉपर यूज कर लो। समझ में आ गया? तो ये सारी कहानी कहां से समझ में आई थी, रेजिस्टिविटी से, ठीक है। ओके, अगली चीज, रेजिस्टिविटी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है जो हमें यह बताती है कि हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई, मैंने आपको हिंदी में बता दी, इंग्लिश में बता रहा है। इसके यूनिट क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं, ठीक है, ओम मीटर। ओम मीटर निकालते कैसे हैं वो भी मैंने यहां समझा रखा है। रेजिस्टिविटी को यहां ले जाओ, मतलब यहीं रखो, एरिया को ऊपर ले जाओ, लेंथ को नीचे ले आओ, मैंने यहां पे ये कर दिया। रेजिस्टेंस की जगह ओम लिख दो, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर लिख दो, लेंथ की जगह मीटर लिख दो, इन सब के एसआई यूनिट लिख दो। अब यहां पे मीटर से मीटर कट गया, बच गया ओम मीटर। निकालने का तरीका सिखा रहा हूं, कई बार याद ना हो तो यहां से तरीका सीखो और टेप दो। अच्छा, रेजिस्टिविटी डिसाइड्स द यूज ऑफ मटेरियल, अभी समझाया था मटेरियल की पहचान कैसे करते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है, जो टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, वो टेबल बनाई कैसे होगी, देखो। अब रेजिस्टिविटी निकालते कैसे हैं, यहां पे क्या करो आप, जो लेंथ होती है और जो एरिया होता है, आप एक काम करो, ऐसे ले लो, ये क्यूब ले लो, ऐसे मान लो मैंने कॉपर का क्यूब ले लिया, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का क्यूब ले लिया, उसकी जो लेंथ है ना वो 1 मीटर है, और जो हाइट है उसकी 1 मीटर है, और जो अंदर डेप्थ है वो भी 1 मीटर है। तो 1 मीटर का क्रॉस सेक्शन हो गया। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, उसकी चौड़ाई, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्या आ गया यहां से 1 मीटर स्क्वायर। और अंदर गहराई कितनी होगी, कितना बड़ा है ये अंदर की तरफ, 1 मीटर। इसमें से आप क्या करो, करंट पास कर दो, और जो रेजिस्टेंस होगा ना वही रेजिस्टिविटी होगी, जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगी। ऐसे ही टेबल बनाई जाती है नाइक्रोम की, उसमें वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, और एल्यूमिनियम की लिखी हुई है, कॉपर की लिखी हुई है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अगली चीज, ए वायर ऑफ लेंथ L is gradually stretched so the length increases 3 of L
इफ द ओरिजिनल लेंथ इज आर देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो ये एक एमसीक्यू है, आया हुआ है 2025 के अंदर, लेटेस्ट सवाल है। तो कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो तुम्हें मैं पहले तो इसका एक बढ़िया सा शॉर्टकट बताता हूं, बिल्कुल आसान है। यहां वायर कैसी है, स्ट्रेच की गई है, स्ट्रेच्ड, ठीक है। स्ट्रेच का केस आ जाए, या कई बार क्या कहते हैं कि एक तार ली, उसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके हमने क्या करा, उसे एक बड़ी तार बना दी। जैसे आप क्या करते हैं, आप मार्केट से कई बार क्या करते हैं, गोल्ड लेते टाइम क्या करते हैं, जैसे मान लो चेंज कराना है उसको, आपने मान लो अपनी कोई रिंग दे दी, ठीक है, वट एवर द थिंग्स जो मैं देखता हूँ, कोई सामान दे देते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू ये काम कर, इसकी शेप चेंज कर दे, मुझे इसका ये बना दे या मुझे ये बना दे, जो उसके मेकिंग चार्जेस है वो ले ले। मतलब वो कहता है कि उसमें कुछ ऐड ना कर, कुछ सब्ट्रैक्ट ना कर, मैं और पैसे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ तुझे दूंगा इसके मेकिंग के पैसे, वॉल्यूम मेरा सेम रहे। तो अगर वॉल्यूम सेम है, इसको बोलते हैं मेल्टिंग का केस या स्ट्रेच का केस। याद रखना इस चीज को, वॉल्यूम सेम वाली बात ध्यान रखना। तो इसमें नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर न्यू, जो ओल्ड रेजिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर कर दो, सॉरी ओल्ड जो हमारे पास लेंथ है, जैसे n टाइम्स, इतने टाइम्स, उसका स्क्वायर कर दो, और साथ में ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो पहले था उसको गुणा कर दो। तो कहने का मतलब क्या है, ये n क्या है, ये है टाइम्स। जैसे मैंने बोला इंक्रीजेस टू 3L 4L 5L 8L, कुछ मर्जी कर दो इसको, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करो, n की जगह 3 पुट कर दो एक बार, r न्यू 3 का स्क्वायर हो गया इंटू r, तो आंसर कितना हो गया 9r। देखो आप इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, समझ में आ गया। अगर यहां पे 2L आ जाता, 5L आ जाता, 1/2 आ जाता, तो n की वैल्यू को वही पुट करते जाओ, आपको आपका जवाब मिलता जाएगा। समझ में आ गया ना, है ना, मस्त चीज है, इसको ध्यान रखना। आर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अगला सवाल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल बन जाता है। जैसे जो हमने सर्किट शुरुआत में पढ़े थे, वो किसके ऊपर बेस्ड थे, वो बेस्ड थे हमारे कंपोनेंट बेस्ड वाले, सेकंड टाइप जो बताई थी, ये वही है अब। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा होता है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसके अंदर हम लोग रेजिस्टेंसेस को, जैसे मान लो एक रेजिस्टेंस का पॉजिटिव है, ये दूसरे का नेगेटिव हो गया, तो इसका पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव हो गया। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा सर कर क्या रहे हैं। देखो बच्चों, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास यहाँ पे R, इसको मैंने प्लस से कनेक्ट करा, तो ये वाला हिस्सा प्लस हो गया, तो इसका नाम A रख दो। अब B है, B को माइनस से जोड़ दिया, तो ये वाला हिस्सा माइनस हो गया। समझ में आ गया ना। अब अगर मैं इसके साथ दूसरा रेजिस्टेंस फिट करता हूं, मान लो एक और ले लिया, यहां पे लगाता हूं ये ऐसे, तो इसका ये हिस्सा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। वही चीज मैंने यहां करी है। अब इसको समझते कैसे हैं, रेजिस्टेंस सर्किट वो होते हैं जिसमें पहले रेजिस्टर का नेगेटिव पॉइंट दूसरे रेजिस्टर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सिंपल भाषा में, जिसमें करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, डिवाइड होती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है। अब इसमें नेट रिजल्ट कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 अप टू Rn तक जाएगा। मैंने यहाँ पे 2 कनेक्ट करें तो 2 तक कर दो, अगर 10 कनेक्ट करें तो प्लस R3 प्लस R4 अप टू R10 तक जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब इसका प्रूफ कर लेंगे आगे कि ये आया कैसे। ठीक है, देखो बच्चों, अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है, तो मैंने लिख दिया R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है, Rn के अक्रॉस कितनी है, Vn है। क्लियर है यहां तक। अब V1 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ या वोल्टेज खराब हुआ R1 के अक्रॉस, लिख दिया मैंने V1। V की वैल्यू क्या होती है, IR होती है, ओम्स लॉ लगा दो। अब करंट तो सब में सेम है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बदलती जा रही है, तो आप क्या करो, V1 की वैल्यू क्या कर दोगे, आप IR1 कर दोगे, V2 की वैल्यू क्या कर दोगे, IR2 कर दोगे। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, IR1 हो गया, IR2 हो गया, चलता जाएगा। अब टोटल V नेट कितना होगा, मतलब टोटल के अक्रॉस कितना होगा, I निकल रहा है वोल्टेज, टोटल का रेजिस्टेंस क्या हो गया, R नेट हो गया, तो मैंने यहां पे R इक्विवेलेंट और I टोटल लिख दिया। समझ में आ गया। अब इन सब में करंट सेम है, करंट कॉमन आएगा, I से I कॉमन आ गया, कट गया, सारे I गायब हो गए, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 अप टू Rn। ये इसका छोटा सा प्रूफ है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अगली चीज,
अब दूसरी चीज क्या है, देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ इफेक्ट याद रखना इसको, आर इंक्रीज हो जाता है, करंट की वैल्यू घट जाएगी। देखो आर बढ़ेगा तो करंट घटेगा। अगर एक रेजिस्टेंस खराब हो जाए तो सारा सर्किट खराब हो जाएगा। मतलब सीरीज के यही डिसएडवांटेज होते हैं। अगर एक यहां से मान लो मैं क्या करता हूं, इस सर्किट को खराब कर देता हूं, मतलब इस रेजिस्टेंस को खराब कर देता हूं या खराब हो जाता है, तो आपका पूरा का पूरा सर्किट बंद पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से करंट ये जाने ही नहीं देगा, क्योंकि ये खुद खराब हो चुका है। क्लियर है? अच्छा, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है, सारे के सारे सेम है, तो आंसर क्या हो गया मेरा, N इंटू आर। मतलब जैसे मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, मैंने 3 कनेक्ट कर दिए, तो मैं क्या कर सकता हूं, आर नेट की वैल्यू क्या लिखूंगा, 2 + 2 + 2, तो क्या लिखूंगा इसको, 6। इसका आसान तरीका क्या है, N इंटू आर। N कितने हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, 3, गुणा में 1 की वैल्यू कितनी है, 2, तो 3 दूनी कितना होता है, 6। खत्म। समझ में आ गया? तो NR मैंने इसका छोटा फॉर्म लिखा है नीचे, N इंटू आर। क्लियर है? अगली चीज, ज्यादा आगे चले गए हम तो। ओके, अगला सवाल है इसके अंदर बच्चों, ये सवाल है, देखो बबलू सा सवाल है, आप इसको कर सकते हो। 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों इसके अंदर, पहले का आंसर क्या होगा, पहले का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर, पहला कहता है आर नेट बताओ, तो R1 + R2 की वैल्यू क्या हो गई, आर नेट की वैल्यू 2 + 3 कितना हो गया बच्चों, 5 एम्पियर। ये आपका आंसर आ गया। फिर कहता है करंट बताओ सर्किट के अंदर, करंट कैसे निकालते हैं, आई की वैल्यू हमारे को निकालनी है। सेकंड पार्ट, आई की वैल्यू होती है बच्चों, फॉर्मूला V क्या होता है, I इंटू आर के इक्वल होता है। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, V/R के इक्वल हो गई। तो I की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, निकालनी है। V कितना दे रखा है, 10। R कितना दे रखा है हमारे को, निकाल चुके हैं हम लोग, 5। कितना आ गया, 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर आ गया। फिर कहता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बताओ कि इनमें कितना कितना वोल्टेज हो रहा है। जैसे मान लो इसके अक्रॉस तो V1 हो रहा होगा, इसके अक्रॉस क्या हो रहा होगा, V2 हो रहा होगा। तो आप इसको लिख दो, V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, IR1 हो जाएगी। तो V1 की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू कितनी निकाल ली, 2। R1 की वैल्यू कितनी निकाल ली, 2। 2 दूनी कितना होता है, 4। तो 4 वोल्ट आपका आंसर आ गया। तीसरा, मतलब तीसरा नहीं, तीसरा तो चल ही रहा है, मतलब 3 ओम के क्रॉस V2 की वैल्यू IR2, तो V2 निकालना है, I कितना है, 2, R2 की वैल्यू कितनी है, 3। 3 दूनी कितना होता है, 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसकी पहचान करनी हो, वेरीफाई करना हो क्या हमने ठीक किया है, तो इन दोनों को ऐड करा दो, 6 और 4 को जोड़ दो, V1 + V2। ये जनरल सिखा रहा हूं, अगर आप जो आंसर निकाल चुके हो वो चेक करना है वो ठीक है या नहीं है। तो V1 + V2 कितना हो गया बच्चों, 6 + 4 10। तो आपके बैटरी 10 वोल्ट की है लगी हुई, आंसर भी 10 आ रहा है, तो आंसर क्या आ गया, सही आ गया। क्लियर है? अगला पैरेलल, थोड़ा पानी पी लें। नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों इसके अंदर, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। R1 R2 R3 मैंने 3 ले लिए पैरेलल में। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉमन कनेक्शन हो। जैसे मान लो कॉमन पार्ट से कनेक्ट, जैसे मान लो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस माइनस माइनस। सीरीज में प्लस माइनस कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में सारे सेम एक तरफ, दूसरे सेम एक तरफ। समझ में आ गया? मतलब सेम सेम कनेक्ट होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 1/R2 1/Rn। ये बिल्कुल आसान है। इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। अब इसमें जो हमें वैल्यूज निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं, मतलब इसका प्रूफ कैसे करना होता है, बिल्कुल आसान है। कंडीशन, सीरीज के अंदर ना वोल्टेज सेम रहती है, इसमें पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, जैसे हमारे सबके घर जो होते हैं पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, तो उनमें क्या रहता है, उनके अंदर हमारा वोल्टेज सेम रहता है, हमेशा ध्यान रखना। करंट डिवाइड होता है, अगर I करंट आ रहा है तो I1 I2 I3 हर ब्रांच में करंट डिवाइड होता जाएगा। अब आपको क्या करना है, I की वैल्यू निकालनी है। I1 + I2 + I3 + I4 अप टू IN तक जाएगा। मतलब जितना मान लो, फॉर एग्जांपल इसमें से पानी जा रहा है 10 लीटर, 1 लीटर इसमें गया, मान लो 2 लीटर इसमें गया,
फिर 1 लीटर गया, फिर 4 लीटर गया, अलग अलग डिमांड है इनकी, अलग अलग करंट जाएगा उसके बीच में। समझ में आ गया? जैसे कूलर को अलग करंट चाहिए, पंखे को अलग करंट चाहिए, ठीक है, एलईडी को अलग करंट चाहिए, ट्यूबलाइट को अलग करंट चाहिए। समझ में आ गया ना? सेम वही चीज है। अगली चीज, प्रूफ देख लो इसका, छोटा सा प्रूफ है, बिल्कुल प्यारा सा। जो डिवाइड होता है ना उसकी इक्वेशन लिख लो, I1 प्लस I2, मैंने 2 के लिए ले लिया, I की वैल्यू I1 प्लस I2। अब I की वैल्यू क्या होती है? I की वैल्यू ओम्स लॉ से निकाल लो, V/R होती है। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V/R1 हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहता है। तो I2 की वैल्यू V/R2 हो जाएगी। जो इक्वेशन हम बनाते हैं डिवाइड वाली, उसमें वैल्यूज निकाल के ओम्स लॉ से पुट कर दो। फिर से रिपीट करता हूं, प्रूफ के लिए जो भी आप इक्वेशन बनाते हो, उस इक्वेशन में ओम्स लॉ से I निकालो अगर I डिवाइड हो रहा है, V निकालो अगर V डिवाइड हो रहा है, उसको निकाल करके उसमें पुट कर दो। बस। I नेट कैसे निकालेंगे? V/R नेट। पुट करो पुट करो पुट करो, ये आंसर आ गया। V से V कट गया। कैसे कट गया? इसमें से कॉमन ले सकते हो आप। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, ये कैसे काट दिया भाई? यहां से V कॉमन आ रहा है, यहां से V कॉमन आ रहा है, अगर ब्रैकेट लगाऊंगा V बाहर आ जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा। मैंने सीधा काट दिया, तो कंफ्यूजन का इसमें कुछ है नहीं, ध्यान रखो। ये आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अगर सारे रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, 1/R नेट इज इक्वल टू N/R। तो R नेट की वैल्यू, या RP बोल देते हैं इसको, RP, R/N हो गया। सीरीज में पढ़ा था उसको RS बोल दो, RS, उसको बोलते हैं NR, ठीक है। एक बच्चे जो गलती करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती नहीं करनी, बच्चे क्या करते हैं, 1/R नेट की वैल्यू को लिख देते हैं, फिर कहते हैं आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर MCQ आ गया तो वो पक्का आपको 1/R नेट की वैल्यू दे देगा और आप उसको टिक करके आ जाओगे। ऐसा नहीं करना, आपको उसका रेसिप्रोकल करना है। समझ में आ गया? सवाल देखो करके दिखाता हूं। अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले R नेट निकालना है। 2 2 2 तीनों रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो 1/2, तो पहले मैं इसको 1/R लिख लूं, टोटल रेजिस्टेंस जो निकालना है, प्लस 1/2 प्लस 1/2। अब सारे रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। मैं चाहता तो मैं इस डायरेक्ट इससे भी कर सकता था, बट मैं आपको करके दिखा रहा हूं, उससे भी कर दूंगा। तो क्या करो, आप इसका एलसीएम ले लो, 2 1/R नेट या RP कर लो। 2 से काटा 2 1, फिर 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया? 3/2। अब आपको ऑप्शन में 3/2 पक्का मिलेगा अगर MCQ आया तो। आप क्या करोगे, जल्दबाजी में उसको टिक करके आ जाओगे, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। क्या देखना है, इसको पहले उल्टा करना है। तो RP की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर ले गए तो इसको भी उल्टा कर दो, 2/3। आपका आंसर आ गया 2/3। समझ में आ गया? दूसरा तरीका, N/R मतलब R/N होता है, R की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो RP ऑल्टरनेट, R का नाम देख लो, 2 है ना, कितने हैं ये, 1 2 3 है, बटा 3, आंसर आ गया। समझ में आ गया? सेम रेजिस्टेंस में बड़ा आसान, मजा आ जाता है करने में, करना ही है कुछ। अगला सवाल, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो बच्चों, अब इस समय आपके सामने ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये करंट ले रहा है। अब खुद को चलाने के लिए ये करंट ले रहा है, इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल है। अब करंट को चलाने के लिए कोई ना कोई तो मेरे को सोर्स देना पड़ेगा ना। प्लग इन कर रखा है, प्लग इन के लिए क्या कर रहे हैं, ये प्लग जो है ये कनेक्ट किससे है, मेन बॉक्स से। मेन कहां से कनेक्ट है, बाहर ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर किससे कनेक्ट है, पीछे जहां पे बिजली बन रही है वहां से कनेक्ट है। समझ में आया? तो मुझे तो क्या, मुझे तो वहां से यहां पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो कंटिन्यूसली मिल ही रहा है मुझे, तो उस चीज का हमें बिल देना पड़ता है। ये वही एनर्जी होती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये एनर्जी कौन सी होती है, जो इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। समझ में आ गया? उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फॉर्मूला होता है इसका VI/T। अब ये आया कैसे, इसका छोटा सा डेरिवेशन है, अभी बता दूंगा तुम्हें 1 मिनट के अंदर। SI यूनिट इसके जूल होते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट इसके 1 किलोवाट आवर होते हैं। अब आप कहोगे प्रैक्टिकल यूनिट कौन से होते हैं। अब मैंने बोला कि मीटर से जो बिजली आप ले रहे हैं, मीटर का बिल तो देंगे ना, पैसे तो देने पड़ते हैं। अब उसका जो बिल होता है वो किस बेस पे बनता है, वो लोड के बेस पे बनता है, मतलब पावर के बेस पे बनेगा आपका। आपके कितने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हैं, पानी वाली मोटर चल रही है, कितनी रोज कितनी देर चलती है, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं। बिल तो देना ही पड़ता ना। अब हमारे को एक मीटर मिल गया, भाई तेरे को इतना रीडिंग घूम गई है, इसके पैसे मेरे को दे दे, ठीक है। तो उसके पीछे का फंडामेंटल यहीं से आता है। अच्छा, डेरिवेशन देखो,
एनर्जी निकालनी हो ना जीवन में कभी भी, तो वर्क डन निकाल लेना। वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, W/Q की वैल्यू को V बोलते हैं, तो Q को ऊपर ले जाओ, Q इंटू V हो गया। अभी पीछे सिखा के आए होंगे सारी चीजें, सिंपल है, बड़ा आसान है। अब देखो Q की वैल्यू क्या होती है, Q की वैल्यू अभी सवाल करे थे ना अपने, I की वैल्यू Q/T होती है, तो Q की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू T हो गई। बस पुट कर दो VIT, तो ये आपका आंसर आ गया जो मैंने यहाँ लिखा था। बिल्कुल आसान है ना, मजेदार। चलते हैं आगे। अब ये वाली वैल्यू याद रखना, 1 किलोवाट आवर की वैल्यू इतनी होती है। अब कहोगे बना के दिखाओ, तो दिखा देते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। वाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। गुना में 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 2 0 3 0 5 0 पॉइंट लगा दिया, तो 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल बन गया। समझ में आ गया, वोट सेकंड। इसको कन्वर्ट कर दिया वोट में, इसको बोला सेकंड में। वोट इंटू सेकंड को जूल बोलते हैं, याद रखना। अगली चीज, अच्छा 60 वोट का बल्ब है, इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स। 60 वोट का बल्ब है, 5 घंटे के लिए चलता है, ठीक है। टाइम की वैल्यू है 5 घंटे। फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट्स। 60 वोट, पावर की वैल्यू है 60 वोट, ठीक है। आंसर कैसे निकालेंगे, अब देखो बच्चों, पावर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है W/T, मैंने अभी सिखाया था। अगर एनर्जी निकालनी हो तो क्या करो, उसको आप W में लगा दो, तो W अगर आ गया तो एनर्जी आ गई, तो वर्क डन की वैल्यू पावर इंटू टाइम हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है यूनिट्स में बताओ, यूनिट्स में। जैसे घरों में जो बिल आता है ना, ये वो पूछ रहा है हमसे। घरों में जो बिल आता है ना, वो किलोवाट आवर के अंदर आता है, किलोवाट आवर के अंदर। आपका जो क्वेश्चन है वो वोट में है, पहले तो इसको लिख लो। 60 इंटू कितने घंटे, 5। मुझे किलोवाट और आवर्स चाहिए, आवर्स मुझे गिवन है ऑलरेडी। 60 वोट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 6 पंजे 30, 30/100 कितना बिल आ गया, मतलब कितने पैसे नहीं, यूनिट्स। 0.6 पंजे 30 हो गया, अगर मैं 1 0 और काट दूं 0.3, यही होएगा ना, 0.3 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे तो मतलब 1 यूनिट भी खर्च नहीं हुई। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट मान लो 5 रुपए है, तो ये 0.3 है, मतलब उसका तीसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। 33% हो गया 1 यूनिट का, ठीक है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, बता ही दिया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। SI यूनिट इसके वोट होते हैं। अब हमारे से क्या पूछा जाता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क में हमारे से इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर पूछी जाती है। 9th में भी आपने ये पढ़ी होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। वो मैकेनिकल पावर के अंदर आता था, जैसे पानी चलाया, मोटर चलाई, पानी ऊपर जा रहा है, एफिशिएंसी की टर्म्स में। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स के अंदर बल्ब जल रहा है, जैसे अभी करा आपने सॉल्व, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं, आपसे इसका डेरिवेशन पूछ लेगा। पहला है पावर का फॉर्मूला VI होता है, वोल्टेज इंटू करंट। दूसरा होता है I²R, तीसरा होता है V²/R। इन तीनों का डेरिवेशन आपसे पूछ लेंगे, वो कैसे करते हैं अभी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले ध्यान रखने आपको, ठीक है। तो डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो डिराइव द पावर वेरियस फॉर्म कैसे करते हैं। देखो बच्चों, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में चलना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क डन की वैल्यू Q इंटू V हो गई। तो पावर की वैल्यू W है, इसको उठा करके यहां पुट कर दो, मैं इसको लिख देता हूं, पुट कर दो, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है, पुट कर दो बस। क्या बन गया, V इंटू Q डिवाइड बाई T। तो Q/T को बोलते हैं I, V इंटू I। लो जी, पहला तो आ गया, पावर की वैल्यू आ गई V इंटू I, जो पहली फॉर्म थी, ठीक है। अब अगली फॉर्म पे चलते हैं। दूसरी फॉर्म के लिए क्या करो, ओम्स लॉ का यूज कर दो। V की वैल्यू IR होती है, ठीक है। पुट V की वैल्यू IR किसमें, इसमें। तो पावर की वैल्यू क्या आ गई, V की वैल्यू I इंटू R है। ऑलरेडी एक I मेरे पास पहले ही पड़ा था, तो कितना हो गया, I²R। लो जी, मेरे पास एक और आ गया। उसके बाद क्या करना है, तीसरी फॉर्म पे चलना है। तो एक बार आपने V की वैल्यू पुट करी है ना इस फॉर्मूले में, दूसरी बार I की वैल्यू पुट कर दो। क्या करो, I की वैल्यू पुट कर दो, I की वैल्यू पुट करो। तो कैसे करेंगे, I की वैल्यू V/R होती है, बस इसको उठा के इसमें पुट कर दो, V/R
क्या बन गया, V इंटू वी, वी स्क्वायर बाय आर। लो जी, ये भी आ गया, समझ में आ गया ना, आसान है। चलो अगला, दो लैंप हैं 100 वोल्ट 220 वोल्ट, 2025 का सवाल है बच्चों, सीबीएसई का लेटेस्ट सवाल है। दो लैंप हैं 100 वोल्ट, पावर की वैल्यू 100 वोल्ट, P1, V1 कितना है 220 वोल्ट, जो दिया बस वो लिखते जाओ। फिर है 60 वोल्ट और 220 वोल्ट, फिर P2 की वैल्यू है 60 वॉट और V2 की वैल्यू है 220 वोल्ट। क्या चाहता है हमसे, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन ऑफ सप्लाई 220 वोल्ट, दोनों पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ये पैरेलल, इसको लिख देते हैं 60, इसको लिख देते हैं 100, 220 वोल्ट से कनेक्ट है। तो क्या चाहता है हमसे ये, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द टू लैंप्स, इनमें से कितना करंट निकलेगा। जैसे मान लो यहां से अगर I जा रहा है तो यहां जाएगा I1, यहां जाएगा I2, यही जाएगा ना, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करो, आप इसको सॉल्व कर दो। कैसे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई होता है, ये दिख रहा है आपको पावर का फॉर्मूला, P की वैल्यू VI होती है, तो P1 V1 I1 आ जाएगा, आ गया I1, कैसे निकालेंगे, I1 की वैल्यू P1 बाई V1 होगी, सिंपल है, मल्टीप्लाई तो करना है यहां से, इसको यहां पे नीचे ले आओ, डिवाइड कर दो, हो गया। I1 की वैल्यू क्या है, P1 कितना है 100, V1 कितना है 220, ये काटो इससे तो 2 पे और कट जाएगा, ये 2 पंजे 10 और 2 पे 11, 5/11 एम्पियर, ठीक है, 5/11 एम्पियर, ये हमारा पहले बल्ब के अंदर, मतलब यहां से जाएगा 5/11। दूसरे में अगर निकालना हो P2 की वैल्यू V और 2 इंटू I2 कर सकते हैं, तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 है 60 डिवाइड बाई 220, 0 से 0 कट गई, 2 पे काटोगे 2 3 6 और 2 पे 11, तो 3/11। अलग अलग पूछा था ना, तो ये आंसर आ गया। अगर पूछ लेता इकट्ठा बताओ, दोनों को जोड़ दो, तो कितना बन गया 8/11, 3/11 जमा 5/11, एलसीएम लोगे तो 8/11, तो बैटरी से कितना निकला 8/11, ये याद रखना। पूछ सकते हैं इस तरह के सवाल भी, अभी तो इन्होंने अलग अलग पूछा है, मैंने इनको जोड़ दिया तो टोटल बता दिया, समझ में आ गया, ध्यान रखना, देख लो इसको, क्लियर है। ओके, अगला नेक्स्ट क्या कहता है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, बस आखिरी है ये, ज्यादा देर नहीं रहेगा, अब खत्म है बस। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वो होता है जिसके अंदर किसी डिवाइस में से जब हीट, मतलब करंट जब पास होता है तो वो गर्म हो जाता है। जैसे पंखा आप चलाते हैं तो आप पंखे के रुकने के बाद कई बार उसको देखना, हाथ लगाना, गर्म हो जाएगा, गर्म होता है, ठीक है, वो हमारे लिए जरूरत नहीं है उसके गर्म होने की, वो हो जाता है, अनडिजायरेबल इफेक्ट है। तो ये आपसे पूछा जाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, द आंसर इज अनडिजायरेबल। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, अगली चीज क्या है, बच गया, अभी फोन गिर जाता हमारा। अच्छा, अब ये जैसे इलेक्ट्रिक आयरन जो गर्म हो जाती हैं, टोस्टर कॉइल्स जो ग्लो करती हैं, हीटर गर्म हो जाता है, रेड हॉट बन जाता है। आप देखते हो आजकल सर्दियों का मौसम है, आप हीटर चलाते होगे तो आप देखो उसमें रेड हॉट हो रहा है, वो यही इफेक्ट हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अगली चीज, व्हाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जब पास करता है इस मटेरियल में से तो वो कोलाइड बहुत ज्यादा करता है, तो कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, रेजिस्टेंस पैदा होता है, रेजिस्टेंस से क्या होता है, हीट पैदा होती है। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ वायर दे कोलाइड विद द एटम्स और द मेटल्स ऑफ द कंडक्टर, दे कोलाइड, प्रोड्यूस फ्रिक्शन, जनरेटेड हीट वगैरह वगैरह। मैं आपको ऑलरेडी सारी बातें बता चुका हूं। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट पैदा होगी। तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एक जूल्स लॉ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या कहता है, ये कहता है कि जो हीट पैदा होती है ना वो स्क्वायर ऑफ करंट के इक्वल होती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस एंड इनटू टाइम। समझ में आ गया। जब आप इस कांस्टेंट को ओपन करते हो, मतलब प्रोपोर्शनल को, कांस्टेंट नहीं प्रोपोर्शनल को, तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है के की वैल्यू लगभग 1 होती है, तो h की वैल्यू I² RT आपका आंसर आ गया।
आई क्या होता है? करंट, आर क्या होता है? रेजिस्टेंस, टी क्या होता है? टाइम। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन, इसका एक्सप्रेशन बताओ करके कैसे बना। सिंपल है, देखो बच्चों, H क्या है? हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी क्या होती है? वर्क डन। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि एनर्जी अगर निकालनी हो तो क्या निकालो? हीट निकाल लो, सॉरी वर्क डन निकाल लो। तो वर्क डन बाय चार्ज का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू वी। ठीक है, अब यहां पे दो काम कर दो, दो काम। पहला काम करो, Q की वैल्यू को IT पुट कर दो। कहां से आया? I इक्वल टू क्यू बाई टी से। कहां से आया? I इक्वल टू क्यू बाई टी से। दूसरा काम क्या करना है आपको? V की वैल्यू IR पुट कर दो। बस ये दो चीजें, इसको उठा के यहां पुट कर दो, इसको उठा के यहां पुट कर दो। तो वर्क डन की वैल्यू IT, Q की जगह V की जगह IR हो गया, I स्क्वायर RT वर्क डन। इसको लिख दो H, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? I स्क्वायर RT, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर है? आसान है ना? चलो आगे चलते हैं। अब अगला एप्लीकेशंस, इसके यूनिट जूल रहेंगे, याद रखना जूल। जो आपकी हीट एनर्जी आएगी 50, 100, 1000 जो भी आंसर आता है वो किस में आएगा? जूल के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशंस क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक आयरन, देखो कपड़े प्रेस करना, गीजर चलाना, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे गर्म करने से काम करते हैं। जैसे आप बटन दबा के आ जाते हो गीजर का, ऑटोमेटिकली वो तो चलता रहता है। तो उसके अंदर क्या खास बात है? वो चलता रहता है। उसके अंदर ना एक नाइक्रोम नाम का एलिमेंट होता है, ठीक है, उससे बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। निकिल और क्रोमियम से बना होता है, इसको एलॉय बोलते हैं। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। इनमें क्या खास बात होती है? इसकी रेजिस्टिविटी बड़ी हाई होती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से ना इसके अंदर से जब करंट पास करता है तो वो करंट क्या करता है? पास करता हुआ उसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के कंधे पे, वो सारी वहां पे बिखरने लगती है। ठीक है, बिखरेगी तो क्या होगा? गिरेगी, गिरेगी तो क्या होगा? हीट पैदा होगी। क्यों? कोलिजन होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा कौन सा? जो पुराने जमाने के बल्ब होते थे जिसके अंदर टंगस्टन होता था, वो पीली लाइट वाले, उसमें क्या होता है? उसमें एक फिलामेंट होता है, ठीक है, वायर जैसा। जब कई बार बल्ब फ्यूज हो जाता है ना, वो देखना वो इसमें हिलती रहती थी। बचपन में जब हम देखते थे बल्ब को, तो उसमें ना एक फिलामेंट होता है, स्प्रिंग जैसा दिखता है। वो जब निकलता था ना, वो हिलता रहता था, बड़ी तेज तेज वाइब्रेट होता था। ठीक है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? टंगस्टन बोलते हैं। तो टंगस्टन एक फिलामेंट होता है, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। उसकी खास बात क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। सेम नाइक्रोम का भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो, ये क्या होते हैं? मेल्ट नहीं होते। क्यों? उतना मेल्टिंग पॉइंट पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं यूज करना। 3380 डिग्री सेल्सियस, 3380 डिग्री सेल्सियस का इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर। अगला क्या है इसके अंदर? वाई इनर्ट गैस और वैक्यूम इनसाइड द बल्ब। मतलब जो बल्ब होते हैं उसके अंदर इनर्ट गैस या वैक्यूम क्यों रखते हैं? अब देखो बच्चों, इनर्ट गैस या वैक्यूम हम उसके अंदर इसलिए रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, उसकी लाइफ लंबी चले, खराब किसी से रिएक्ट ना करे, ठीक है, या कुछ हो ना, अगर हो तो उसके अंदर नाइट्रोजन या फिर ऑर्गन जैसी गैसेज हो। प्रिवेंट फ्रॉम द बर्निंग, जलने से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने के लिए, और बल्ब की लाइफ बढ़ाने के लिए। अगला इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? फ्यूज बच्चों वो एक डिवाइस होता है जो सिक्योरिटी गार्ड की तरह हेल्प करता है। जैसे मैं तुम्हें दिखा सकता था वो फ्यूज, अभी एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। यहां लगा हुआ एक जगह पे, अगर ये निकल गया तो निकाल लूंगा। निकल जाएगा क्या? निकल गया, ठीक है। मैं इसको जिससे चला रखा है ना एक्सटेंशन बोर्ड, उसके साथ ये लगा हुआ, ये होता है फ्यूज। ये दिख रहा नहीं? ये देखो, ये फ्यूज होता है। शायद क्लियर नहीं आ रहा होगा। ये फ्यूज होता है बच्चों। इसके अंदर ना एक वायर होता है, इसके अंदर एक वायर होता है। वो वायर बना होता है टिन और लेड से। अब देखो इसको कहाँ लगाया जाता है? ये लगा रखा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें लाइट वगैरह ये सारा सामान जोड़ रखा है। अब इसके अंदर क्या है? ये फ्यूज लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा था, तार के साथ चिपका हुआ था, ठीक है। तो तुम्हारे से बात करते करते नजर पड़ गई तो मैंने उठा लिया। तो ये ना इसमें लगा देते हैं, ऐसे सीरीज में लगाया जाता है। ऑलरेडी उसमें एक होगा, ये स्पेयर मिला हुआ है, ठीक है। तो जब लाइट ज्यादा आएगी ना तो ये उड़ जाएगा। इसके उड़ने से क्या होगा? आगे का सारा सर्किट बंद हो जाएगा। मतलब ये लाइट बंद, टीवी बंद, पीछे ये लाइटें सब बंद हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लाइट पीछे से ज्यादा आ गई। अगर वो ज्यादा लाइट इसमें ये ना लगाएं तो वो लाइट सीधी इसमें भी आएगी, लाइटों में भी जाएगी, ठीक है,
तो वो क्या कर देगी, खराब कर देगी इनको, क्योंकि जितनी करंट इनको चाहिए होगा उससे ज़्यादा अगर करंट आ जाए रेटेड वैल्यू से, मान लो इसकी वैल्यू 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर से ज़्यादा अगर आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, सारे खराब हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। तो इसीलिए फ्यूज़ वायर लगाई जाती है। तो पुराने ज़माने में क्या करते थे, पहले घरों में भी फ्यूज़ लगे होते थे, आजकल तो MCB वगैरह लगाने लग गए। तो जब लाइट ज़्यादा आती है वो नीचे गिर जाती है, तो बच्चा भी जाके उसको उठा लेता है, भाई उठ जा, चला दे सबको, ठीक है। तो MCB बोलते हैं उस चीज़ को। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रहती है, चलता रहता है सब कुछ। अच्छा, अगली चीज़ क्या है, खास बात क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। आपसे पूछा जाएगा क्यों प्रेफर करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है। क्यों, मेल्टिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना जल्दी ये उड़ेगा, जितना जल्दी उड़ेगा उतना जल्दी हमारा सर्किट सेफ होएगा। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो इसको ज़्यादा करंट चाहिए इसमें से, इसको हाई ले जाने के लिए इतना करंट हमने देना ही नहीं है। क्यों, एपरेटस बचाने या ख़राब थोड़ी करने हैं। हाई रेजिस्टेंस होता है इसका। दूसरा क्या है, इसके अंदर मटेरियल जो होता है इसका एलोय, टिन और लेड का बना होता है। ये सवाल पूछ लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होती है और टिन और लेड का बना हुआ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Why always connect in series? Because fuse melts, so entire circuits shut off, ठीक है, या entire circuit becomes open, so there is no flow of current। मतलब करंट नहीं जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। जैसे एक ब्रिज है, ये ब्रिज, करंट आ रहा है ऐसे चलता चलता, ठीक है, उसमें सॉकेट में से करंट निकला, चलता चलता आ रहा है। करंट कई बार पीछे से ज़्यादा आ गया तो ये क्या करेगा, ये ब्रिज नीचे गिर जाएगा, मतलब टूट जाएगा, बीच में खाई है तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं पाएंगे। क्लियर है ना। तो जैसे मान लो ये वायर है, इस मैंने फ्यूज़ लगा दिया, ये फ्यूज़ लगा दिया, ये मैंने यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है अपना जिस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, ये पीछे कनेक्ट है। अब ये करंट आ रहा है आई, ये कौन है बीच में, टिन और लेड, ये यहाँ पहाड़ है, ये यहाँ पहाड़ है, पहाड़। तो करंट आया ज़्यादा तो ये क्या हुआ, जैसे ही ज़्यादा करंट आया ये क्या हुआ, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, ये टूट गया, यहाँ से टूटा। तोड़ने के लिए इरेजर चाहिए, आ जाओ इरेजर, ये आ गई इरेजर, ये इरेजर आ गई, ये इरेजर आ गई। अब ये टूट गया, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा नीचे। चलो भाई नीचे, अरे चल ले, नहीं जा रहा बच्चों ये नीचे, चलो 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 चलो, गया नीचे। सर्किट ब्रेक, इस चीज को बोलते हैं ओपन सर्किट। ये है ओपन, तो यहां पे करंट अब कहां जाएगा, आगे तो हवा है, हवा में कहां से जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि उसको चलने के लिए मीडियम ही नहीं रहा बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के अंदर, उसमें हम करेंगे मैग्नेटिज्म। तब तक के लिए अब बाय बाय। अब इसको पढ़ो, PYQs करो, जो कोई डाउट होता है आपका तो वीडियो को पीछे जाओ, दोबारा देखो, कुछ नई चीज समझ में आई, अच्छा लगे कमेंट करो, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।